हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बादल सिंह दिस साइड। फ्रेंड्स, आज एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी या अदर स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स, पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करना, उनको सोल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टूडेंट्स सभी अपने सिलेबस के पीछे भाग रहे होते हैं कि सिलेबस करें, और इस दौड़ में ना वो पीवाईक्यूज़ को सोल्व करना भूल जाते हैं। तो आज से मैंने एक वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू की है, जिसमें हम ना पिछले 10 से 15 सालों के जो पीवाईक्यूज़ हैं यूपीएससी के, वो सोल्व करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो हम पॉलिटी से शुरुआत करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, ऐसे मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ। इस सीरीज में हम ये जानेंगे कि जो एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है, उसका कोर ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट से कहाँ गलती करवाना है। आई मीन, वेयर द पेपर सेटर ट्रिक्स द स्टूडेंट्स। ऐसा कौन से ऑप्शन में वो इंट्रिकेसीज डाल देते हैं, ऐसी कौन सी जटिलताएं डाल देते हैं ऑप्शंस में, जहां बच्चा रॉन्ग आंसर मार्क कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला एमसीक्यू हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नेशनल इमरजेंसी के ऊपर है। क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी इज आर करेक्ट। फर्स्ट इज, a proclamation of emergency may be made by the president only when the security of India or any part thereof is threatened by war or external aggression or armed rebellion। यानी जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति करता है नेशनल इमरजेंसी का, वो ओनली केवल इसी ग्राउंड पे होगा कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे खतरा है, या इंडिया के किसी पार्ट पे, या वॉर का डर है, एक्सटर्नल एग्रेशन का डर है, या आर्म्ड रेबेलियन का डर है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल, जनरली ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेशनल इमरजेंसी को केवल इन्हीं ग्राउंड्स पे डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब ऑप्शंस की तरफ देखें तो जहां वन नहीं है ना, उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये डी ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं होगा। अब आंसर, करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स पावर टू गिव डायरेक्शन टू ए स्टेट ऑन एनी मैटर। जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, प्रोक्लेम की जाती है, तो क्या भारत सरकार के पास पावर आ जाती है कि वो किसी भी स्टेट को कोई भी निर्देश दे सके ऑन एनी मैटर। क्या ये ठीक है? बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ठीक है। अब जिस ऑप्शन में सेकंड नहीं है, हम उसको डिलीट कर देंगे। तो ये ऑप्शन गया। अब हमारे पास 50-50 प्रोबेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। नेशनल इमरजेंसी जब लगेगी ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होंगे। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। उनको यूं लगता है यार इमरजेंसी लग गई है ना, तो बस स्टेट लेजिस्लेचर तो सस्पेंड हो जाएगी। वो कुछ रिकॉल भी करने की कोशिश करते हैं, यार हमने पढ़ा था कुछ ऐसा कि इमरजेंसी लगती है तो स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड होती है। बट याद रखिए, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं ना, जब होती है। सवाल नेशनल इमरजेंसी पे है। तो एक तो एग्जामिनर ने आपको यहाँ ट्रिक करने की कोशिश की है कि वो आपसे यहाँ गलती करवाए। तो इस चीज को आप पहचानिए। अब फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में उसने क्या कर रखा है। Proclamation of emergency can continue for a maximum period of 6 months at a time only if approved by resolution of both the houses of parliament। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है वो कंटिन्यू करेगा मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही, अगर उसे दोनों हाउसेज अप्रूव कर दें तो। देखिए, वैसे तो स्टेटमेंट देखने में ठीक लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक उसने ना चालाकी कर दिया एग्जामिनर ने। उसने ये बता दिया कि नेशनल इमरजेंसी तो बस मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही लगेगी। यहाँ चालाकी कर दी। लेकिन अगर आप जो भी आप रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, उनमें देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी को आप 6-6 महीने करके इनडेफिनेटली कितने ही समय तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसमें मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ उसने एग्जामिनर ने चालाकी की है बच्चों के साथ। तो अब फोर्थ ऑप्शन हो गया गलत। तो जहाँ पे फोर्थ तो यहाँ पे था, ये ऑप्शन तो पहले ही चली गई। थर्ड ऑप्शन हमने देख लिया कि ठीक था। जनरली स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होती है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। वो सस्पेंड कब होती है? जब प्रेसिडेंट रूल लगता है।
तो राइट आंसर इस एमसीक्यू का होगा 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, आपको केवल रटवाना ही मकसद नहीं है, आपको ये बताना है कि देखिए उसने कैसे मैक्सिमम शब्द डाल दिया, उसने कहाँ प्रेसिडेंट रूल वाली बात यहाँ पे लिख दी। तो ये सब बातें आप ध्यान करते जाइए कि वो एमसीक्यू कैसे फ्रेम करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। अब देखिए फ्रेंड्स, इस एमसीक्यू का पहला ऑप्शन बोलता है इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन वॉज स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, मुझे भी नहीं पता इस ये ठीक है या नहीं है, मुझे भी नहीं पता था कि क्या पहले लोकसभा के जो चुनाव थे उसमें लार्जेस्ट पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है इन द लोकसभा लीडर ऑफ ओपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया पहली बार 1969 में। जनरली मुझे ये भी नहीं पता कि क्या ये ठीक है या नहीं है। आइए थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ ओपोजिशन। अगर लोकसभा में किसी पार्टी के मिनिमम 75 सदस्य नहीं है ना, तो उस पार्टी का जो लीडर है ना उसको लीडर ऑफ ओपोजिशन का दर्जा नहीं मिलेगा। क्या ये ठीक है? देखिए, मुझे ना पहला पता था ना दूसरा पता था, लेकिन थर्ड के बारे में मुझे ये पता है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन बनने के लिए ना 1/10 सीट जरूरी है ऑफ द टोटल सीट्स किसी भी पार्टी की। तो मुझे ये पता है कि मान लीजिए मोटा मोटा भारत के संसद में 550 सदस्य हैं, तो 550 का 1/10 कितना हो गया फ्रेंड्स? 55। तो एग्जामिनर ने क्या लिख दिया? 55 की जगह 75 लिख दिया। यानी यहां से हम ये ट्रिक पकड़े कि एग्जामिनर जब एमसीक्यू फ्रेम करता है ना तो वो नंबर्स में गलतियां करता है। अब मुझे फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं पता था, मुझे सेकंड भी नहीं पता था, मुझे थर्ड का ये नहीं पता था 75 है या नहीं है। मुझे तो केवल ये पता था कि 1/10 जरूरी है लीडर ऑफ ओपोजिशन के लिए, और ये पता था कि भारत के संसद में 550 तक मेंबर हैं। तो मैंने 550 का 1/10 55 निकाल लिया। तो उसने क्या गलत लिख दिया यहाँ पे? ये 75 नंबर लिख दिया गलत। तो मुझे ये पता लग गया थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब जहाँ पे थर्ड है ना वो ऑप्शन गया, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। जनरली सेकंड ऑप्शन देखिए, आपको आंसर नहीं भी पता ना तो भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सेकंड एकदम ठीक है। वैसे मुझे यह भी पता था कि लीडर ऑफ ओपोजिशन 1969 में आया, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ना ट्रिक कि एग्जामिनर आपके साथ कहाँ चालाकी करता है, वो ये पकड़िए दोस्तों आप कि उसने ये नंबर गलत कर दिया। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता, आपने स्टैंडर्ड बुक में पढ़ा होता कि लीडर ऑफ ओपोजिशन बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास टोटल सीट का 1/10 सीट तो होनी ही चाहिए, तो आप जरूर इस आंसर को सही करते। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक वो बिल जो भारत के संविधान को संशोधन करना चाहता है, उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है। अब देखिए, आपने पढ़ा है या नहीं, आपको पता होगा ये ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर एसेंट। जब एक संविधान का संशोधन करने वाला बिल राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है, तो क्या ये ऑब्लिगेटरी बिल्कुल जरूरी हो जाता है राष्ट्रपति को कि वो अपनी एसेंट दे ही दे उसको? बताइए। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजोरिटी एंड देर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। कि जो एक संविधान का जो तब्दील करने वाला बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उसको लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगी, और ऐसे बिल को पास करते टाइम ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। ये बताना है आपको। क्या ये ठीक है? तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना फ्रेंड्स, बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जब प्रेजेंट करते हैं ना, तो ये बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ये बिल लेके आया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत होगी। तो जहां फर्स्ट ऑप्शन है उसको आप डिलीट कर दो। आपका आंसर 2 और 3 निकल ही आया। अब आपको एडिशनल नॉलेज में देता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के पास जाता है ना, तो प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट, अपनी जो एसेंट है वो देनी ही पड़ेगी उस बिल को। ये ऑब्लिगेटरी है।
आप पढ़िएगा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने प्रेसिडेंट को बोल दिया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा ना तो प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी पड़ेगी 24th ने। लेकिन हमने वन ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लिया कि वन गलत है, तो हमारा आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन को एक बार फिर देख लेते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जाता है ना तो वो स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होगा, लोकसभा और राज्यसभा की। और ये भी बात, ये फैक्ट आप याद रखना अपनी नॉलेज पर्पज के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है ना फ्रेंड्स, उसमें जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। दोनों हाउसेज को सेपरेटली पास करना पड़ता है ये बिल। आइए अब अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देखिए कैसे हमने बस केवल एक ऑप्शन को डिलीट किया और आंसर निकाल लिया। तो बच्चे ना ज़्यादातर कहाँ मतलब कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो ये देखते ही बाप रे 1 2 3 स्टेटमेंट हैं, घबरा जाते हैं कि पता नहीं कौन सा क्या ही पूछ लिया, हड़बड़ी में सवाल ही छोड़ जाते हैं या गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं। तो तसल्ली से पढ़ना होता है क्वेश्चन को। अब देखिए अगला एमसीक्यू क्या बोलता है, बिल्कुल विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। No high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid। पहला कथन कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट के पास ये पावर या ये ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है कि वो किसी भी सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर दे। देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं अब क्या ये सही है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये तो बिल्कुल हंसी आ रही है ये स्टेटमेंट पढ़ के कि ये तो बिल्कुल ही गलत है। अरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंड होगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि किस तरीके से अमेंड किया जा रहा है? क्या बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो जहां 2 है वो तो गया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या हाई कोर्ट सेंट्रल लॉ, केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है, क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका आंसर नीदर 1 और 2 हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। भैया हाई कोर्ट्स भी ना सेंट्रल लॉ है ना तो भी उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं इफ दे फाउंड दैट एनी सच लॉ इज रिपग्नेंट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान को वॉयलेट करता है तो हाई कोर्ट भी सेंट्रल लॉ को इनवैलिड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। देखिए उसने कैसे बिल्कुल यहाँ पे उसने ये चालाकी की है कि आप स्टूडेंट्स का ये चेक करना चाहा है उसने कि एक हाई कोर्ट तो स्टेट में होता है तो क्या वो सेंट्रल लॉ के ऊपर सवाल खड़ा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन बच्चों को पता है अपने दिमाग में क्या लगेगा कि यार हाई कोर्ट तो स्टेट में होगा, वो सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड क्यों करेगा? नहीं कर सकता है वो। तो उसने चालाकी क्या कर दी, बस यहाँ पे ये चालाकी की कि बच्चे तो ज़्यादातर यूँ सोचेंगे कि ये स्टेट में होता है तो वो स्टेट लॉ को ही करेगा। तो आपको अपना माइंड सेट भी देखिए कैसे रखना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर नीदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। अब अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे क्वेश्चन है। द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ पीएम बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए ये ना इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अब आपको याद है तो याद है और नहीं याद तो नहीं याद। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वॉयलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये तो मेरे बिल्कुल याद था कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ना इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, जिसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से खिलवाड़ करता है, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये ऑप्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। ये भी ध्यान रखना है कि हमसे ना करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल 99th अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन किया था इस ग्राउंड पे। तो 2 बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। जनरली मैंने पहले 2-3 एमसीक्यू आपको सोल्व करके बताए, उसमें मैंने क्या बताया है कि एग्जामिनर ट्रिक करता है, जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, उनके साथ छेड़छाड़ करके
आपसे गलती करवाता है वो ज़्यादातर। अब यहाँ तो नंबर से उसने छेड़छाड़ नहीं की, ये एक स्टेटमेंट तो ठीक कर दी, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ऑफ कोर्स पीएम का जो इलेक्शन है वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू एक बार कर दिया गया था, लेकिन 44th ने नहीं किया था, वो 39th अमेंडमेंट ने किया था। तो देखिए जनरली नंबर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है वो पूरे स्टेटमेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नॉलेज पर्पस के लिए भी याद रखिएगा। मैंने आपको एडिशनल नॉलेज दे दी है कि 39th अमेंडमेंट में हुई थी जो ये बात यहां बोल रखी है, 44th में नहीं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स पे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा? इनमें से लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स कौन सी हैं? फर्स्ट ऑप्शन सेज टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को रेटिफाई करना। चलिए लोकसभा करती है, लेकिन क्या ये इसकी एक्सक्लूसिव पावर है? देखिए अगर पावर पूछा जाता और एक्सक्लूसिव पावर दोनों में अंतर है। एक्सक्लूसिव पावर यानी केवल जो काम लोकसभा करती है, राज्यसभा ना करे। लेकिन फ्रेंड्स इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बताता है कि ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो जहां 1 है वो ऑप्शंस डिलीट। अब 2 और 3 देखना है। अब देखिए हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन। क्या टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, क्या ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की? बताइए, सोचिए आप। जी हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नो कॉन्फिडेंस मोशन से केवल लोकसभा ही हटा सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना, उसका यूज राज्यसभा नहीं कर सकती। ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, ये एक्सक्लूसिव पावर है क्योंकि राज्यसभा इसका यूज नहीं कर सकती नो कॉन्फिडेंस का। तो सही आंसर मार्क करना था, हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2 ओनली। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको एक्सक्लूसिव पावर और केवल लोकसभा की जो पावर है ये क्या क्या कर सकती है, इसमें भी अंतर पता होना चाहिए। तो अगर आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट में ये पढ़ा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सक्लूसिव पावर और प्रिविलेजेस क्या हैं, तो आप बड़ी इजीली इस एमसीक्यू को डीकंस्ट्रक्ट कर लेते और अपना आंसर मार्क कर देते। ठीक है, घबराना नहीं है। हम ऐसे ही पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे कि देखिए कैसे कहाँ कहाँ वो चालाकी कर रहा है, कहाँ आपसे वो गलती करवाता है एग्जामिनर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ फ्रेंड्स जो आप 10th शेड्यूल पढ़ते हैं ना, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, उसके ऊपर सवाल आ गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताइए आप। जनरली देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पीछे जितने एमसीक्यू किए हैं यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन ना नंबर्स से छेड़छाड़ करते हैं, नंबर्स से। तो यहां क्या किया है उन्होंने, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। कि जो नॉमिनेटेड मेंबर आते हैं ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते 6 महीने के अंदर अंदर, जब से वो हाउस के सदस्य बने हैं। अब देखिए यहाँ एक नंबर आ गया है विद इन 6 months। अब ये ऑप्शन गलत हो गया, उसने इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया, उल्टा लिख दिया। होना क्या चाहिए था कि जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर्स होते हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 6 months, आफ्टर 6 months नहीं कर सकते। लेकिन उसने क्या चालाकी कर दी, विद इन 6 months लिख दिया, लेकिन क्या बता दिया कि वो ज्वाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट लिख दिया, बल्कि वो कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है,
ये कोई टाइम फ्रेम प्रोवाइड ही नहीं करता कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर कब अपना डिसीजन देंगे डिफेक्शन को लेके। तो क्या ये बात ठीक है? क्या वो टाइम फ्रेम नहीं करता? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कितना टाइम लेगा? क्या कोई टाइम फ्रेम नहीं है? बिल्कुल सही बात है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम। फ्रेंड्स, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, हमारा इंडिया का एंटी डिफेक्शन लॉ, उसकी सबसे बड़ी बीमारी, उसकी सबसे बड़ी बुराई ये है कि उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर कब डिसीजन देगा। तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी है या अदर है, उन्होंने आपकी यही अंडरस्टैंडिंग चेक की है कि क्या आपको इसका क्रिटिसिज्म पता है। अगर आपको इसका क्रिटिसिज्म पता होता कि रोज आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, तो आप इसको सही मार्क करते। बिल्कुल, एंटी डिफेक्शन लॉ की सबसे बुरी बात यही है कि टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन लेने के लिए बोलता ही नहीं है ये। तो अब हमसे पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो टू ओनली करेक्ट हो जाता है, टू ओनली। तो देख रहे हैं ना आपसे कहाँ चालाकी की जाती है। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता आप समझते जाइए फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में बांट देता है: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। क्या ऐसा कभी कहीं पढ़ा है? जनरली देखते हैं हम। सेकंड स्टेटमेंट और पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, वो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, उसका 15% एक्सीड नहीं करेंगे। अब बताइए, क्या ये बात सही है? जी हाँ, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो जितने मेंबर होंगे ना, वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% होंगे। और ये कंडीशन ऐड की गई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व करने का ये भी फायदा है कि देखिए हमें कितनी एडिशनल नॉलेज भी मिल रही है। 91st CAA। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट में पता है एग्जामिनर ने ये चालाकी की है कि बच्चे यूं सोचेंगे कि यार कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं, बहुत बार न्यूज़ में पढ़ते हो, तो शायद ये संविधान में तो होगा ही। लेकिन जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाई नहीं करता है मिनिस्टर्स को इस रैंक में। तो ये जनरली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब हमसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो अगेन द आंसर इज टू ओनली। आप समझिए, देखिए किस तरीके से एमसीक्यू फ्रेम किए जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। जब आपातकाल की घोषणा होती है तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होता? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन सेज प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। सेकेंड इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में है। अब आर्टिकल 32 को ना क्या कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब बच्चे सोचेंगे यार ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, शायद यही सस्पेंड ना होता हो, इसीलिए यूपीएससी ने ये ऑप्शन भी डाला है। लड्डू क्वेश्चन को भी गलत करवाना है ना उनको, तो जनरली आप इजी में ही गलती करते हो। सी ऑप्शन क्या बोलता है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, ये सस्पेंड नहीं होता है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो आपके 14 से 18 आर्टिकल है। तो क्या बताइए इनमें से आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, आंसर होगा ए, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होता है जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। बाकी ये भी सस्पेंड हो जाते हैं, ये बी सी डी तीनों सस्पेंड हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में मेरे को एक और आर्टिकल बताएं। ऐसे 2 ही आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं होते। एक आर्टिकल 20 हो गया, आप कमेंट्स में बताएंगे मुझे दूसरा कौन सा आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होता।
चलिए अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पंचायत्स इन इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? पंचायत्स जो होती है ना इंडिया में, गांव की पंचायत्स होती हैं, जो 73rd 74th सीए जो डिसेंट्रलाइजेशन पे थे, 73rd लेके आया था पंचायत्स को, उस पे सवाल आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पंचायत्स की बातें होती हैं 73rd सीए में, उसमें है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें है भाई। वो एम्पावर ही तो करना चाहता है मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को भी, इसीलिए उसने इंडिया की डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। तो ये तो जनरली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब सेकंड उसने क्या ट्रिक किया है स्टूडेंट, कि पंचायत्स आर नॉट अथोराइज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस। अब बच्चे पता है क्या सोचेंगे, यार पंचायत कहाँ टैक्स कलेक्ट कर रही है, जनरली ऐसे ही सोचेंगे और इसको भी सही मान लेंगे कि हाँ पंचायत के पास ना कोई अथॉरिटी नहीं है टैक्स कलेक्ट करने की। लेकिन अगर आप देखें 73rd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना कंसर्न्ड रेस्पेक्टिव स्टेट्स की, वो पंचायत्स को एम्पावर कर सकती हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा, पंचायत्स ना टैक्स कर सकती हैं कलेक्ट अगर स्टेट लेजिस्लेचर उनको अथोराइज कर दे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पकड़ते जाइए। जनरली अभी तक हमने जितने भी एमसीक्यू सॉल्व किए ना, सब वो ही एमसीक्यू हैं, या तो लोकसभा पे या पंचायत पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये वो बातें हैं जो रोज न्यूज में हैं। ठीक है, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल वन वर्ड एमसीक्यू लग रहा है, लेकिन इसमें कहां गलती करवाते हैं वो। एनी क्वेश्चन परटेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय। डिफेक्शन पे सवाल है, डिफेक्शन पे, कि अगर कोई मेंबर ऑफ लोकसभा डिफेक्शन के अंडर डिस्क्वालीफाई होता है तो कौन डिसाइड करेगा? भारत का राष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कंसर्न्ड पॉलिटिकल पार्टी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एग्जामिनर का माइंड सेट बताता हूं, उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही पहला ऑप्शन क्यों डाला? उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहला ऑप्शन क्यों नहीं डाला भाई? या स्पीकर ऑफ लोकसभा को पहले पे क्यों नहीं रखा? उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही पहला ऑप्शन में क्यों रखा? फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ताकि आप गलती करें, क्योंकि इंडिया के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई दो तरीके से होते हैं। एक तो डिफेक्शन 10th शेड्यूल के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, और एक होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस आरपीए के तहत जब डिस्क्वालीफाई होंगे ना तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्शन लेता है। अब बच्चों ने जो आरपीए पढ़ा होगा ना, वो डिस्क्वालिफिकेशन का नाम आते ही यूं सोचेंगे आरपीए के बारे में पूछा जा रहा है हमसे, तो कि मेंबर ऑफ लोकसभा कैसे डिस्क्वालीफाई होता है। वो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते। और आरपीए के तहत डिस्क्वालीफाई कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेके। तो वो जल्दबाजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मार्क कर देंगे, और इसीलिए एग्जामिनर ने चालाकी की है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पहले ऑप्शन पे रख के, कि जनरली बस आपसे गलती करवा दे। इसलिए कई बार कहा जाता है एमसीक्यू को नीचे से भी पढ़ लेना चाहिए। समझ गए आप? डिफेक्शन तो यही डिसाइड करता है, सही आंसर तो ये है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसने फर्स्ट ऑप्शन रखा ही इसलिए है कि डिस्क्वालिफिकेशन जहां आपने ज्यादा पढ़ रखा होगा आरपीए के तहत कौन डिसाइड करता है, तो वहां आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जल्दबाजी में मार्क करेंगे, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे। लास्ट में आपको लगेगा यार डिस्क्वालीफाई तो आरपीए के तहत पूछा होगा, प्रेसिडेंट मार्क कर दो। तो ऑप्शन जो सेट करता है ना, वो भी चालाकियों से किए जाते हैं। ये चीज भी पकड़िए आप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स जो दो एमसीक्यू आएंगे ना लगातार, उसमें भी हम बच्चों के माइंड सेट में कहां गलतियां होती हैं ये देखेंगे। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसको कौन अपॉइंट करता है? बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गवर्नर, राज्यपाल, कौन करता है? रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। रीजनल फ्रेंड्स इसका आंसर होगा
इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, चौंकिए मत। बहुत स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि रीजन की बात हो रही है ना, क्षेत्र की, तो यार गवर्नर ही करता होगा। भैया गवर्नर जो है ना वो तो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर को करता है। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कैसे? मान लीजिए हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, तो ये नॉर्थ रीजन के स्टेट हो गए। तो इन चुनावों को देखने के लिए, इनकी मैनेजमेंट को देखने के लिए एक रीजनल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाएगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन बच्चों का माइंड सेट क्या है? बच्चे सोचेंगे यार एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना उसको तो प्रेसिडेंट करता है, और यहाँ जो रीजनल है ना, शायद रीजनल से स्टेट की, प्रोविंस की बात हो रही है, तो शायद गवर्नर करता होगा, शायद गवर्नर करता होगा। लेकिन नहीं, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने अगला एमसीक्यू भी लिया है। स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। फ्रेंड्स, जो स्टेट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? देखिए ध्यान से पढ़िए आप दोनों एमसीक्यू। देखिए यहां स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा है और यहां पूछा था रीजनल इलेक्शन कमिश्नर। दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए मैंने ये दोनों सवाल अरेंज किए कि आप गलतियां कहां करोगे। जो स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा, राज्य वाले को। समझ गए आप? अब मुझे उम्मीद है आप नई चीज सीखे हो इसमें। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट करता है। रीजन को आप ना स्टेट के साथ कंफ्यूज मत करना, रीजन को प्रोविंस से कंफ्यूज मत करना, ठीक है? तो स्टेट चीफ इलेक्शनर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये दोनों एमसीक्यू लिए ही इसलिए थे, आप इस छोटी छोटी खुद गलतियां करते हैं, इनको पकड़ें आप। अब देखिए अगला सवाल है, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड। जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं ना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन है, जैसे सेंटर में यूपीएससी, ऐसे हर स्टेट की एसपीएससी भी है, उनको कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट या यूपीएससी का चेयरमैन? बताइए क्या आंसर होगा इनमें सबका, बताइए आप। इसका आंसर है गवर्नर। लेकिन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करवाना चाहता हूं, जो आप याद रखेंगे मुझे उम्मीद है, कि जो एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन है ना, उनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन इन्हीं को रिमूव करने की जब बात आ गई ना, हटाने की बात है, तो ये याद रखिएगा प्रेसिडेंट हटाता है इनको, प्रेसिडेंट। बिल्कुल, पीवाईक्यू सॉल्व करने का मकसद ही ये है कि आपको एडिशनल फैक्ट्स भी बताए जाएं, केवल वही वो ना रटें आप। तो क्या बात याद रखनी है यहाँ पे, कि जो चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, उनको हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट। अपॉइंट तो गवर्नर करता है, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन से मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूं कि रिमूव करने की बात आई तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो होप कि आपको बड़ा नया कुछ मिल रहा होगा मेरी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। चलिए अगला एमसीक्यू देखते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल, जो एक ये ऐसा सवाल है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर टू बी यूनानिमसली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? वो कौन सा पहला प्रोटेम स्पीकर था जो यूनानिमसली यानी बिना किसी ओपोजिशन के स्पीकर ऑफ लोकसभा बन गया? सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी जो 2004 से 2009 के बीच बने थे मनमोहन सिंह की सरकार में। जी हाँ, तो ये याद रखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं आप मुझे कमेंट्स में बताएं स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर के बीच क्या अंतर होता है। बता सकते हैं आप, कमेंट में बताना मुझे। वैसे जनरली चलो मैं ही बता देता हूं, प्रोटेम स्पीकर जब भी नई लोकसभा आती है ना, तो जो पहली उस मीटिंग को प्रेजाइड करता है ना, वो प्रोटेम स्पीकर होता है, जो मेंबर्स को ओथ और ये सब दिलवाता है। उसके बाद इलेक्ट किया जाता है स्पीकर। तो चलिए ये एडिशनल फैक्ट बता दिया मैंने आपको। अब अगले एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। Which among the following statements regarding the power of High Court under Article 226 of the Constitution of India is not correct? जो हाई कोर्ट की पावर है ना आर्टिकल 226 के तहत,
उसको लेके कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे, गलत कथन कौन सा है आपसे ये पूछा जा रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर 226 इज नॉट करेक्ट। तो देखिए हाई कोर्ट की 226 के अंडर पावर आ जाती है रिट इशूइंग पावर, जिससे वो 5 रिट इशू करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट कैन इशू रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्वो वेरेंटो, सर्सियोरेरी, प्रोहिबिशन। तो क्या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत इशू करता है ये 5 रिट्स? बिल्कुल सही बात है, ये इसी आर्टिकल के तहत इशू की जाती हैं। लेकिन हमसे गलत पूछा गया है, हमसे सही नहीं पूछा गया, ये भी ध्यान रखना है। Writs can be issued to enforce any rights conferred by Part 3 and for any other purpose। जो ये 5 रिट्स इशू की जाती हैं ये पार्ट 3 के लिए भी एनफोर्स कर सकता है हाई कोर्ट, और बाकी दूसरे मुद्दों के लिए भी, दूसरे पर्पस के लिए भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट, वो तो रिट केवल पार्ट 3 के लिए ही इशू करता है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा आप, जो हाई कोर्ट है हमारे उच्च न्यायालय जो होते हैं, वो रिट पार्ट 3 के लिए भी इशू करते हैं और साथ के साथ अदर पर्पस जो बाकी दूसरे मुद्दे हैं उनके लिए भी इशू करते हैं। तो आप ये फैक्ट भी याद रखिएगा आप। इसीलिए कहा जाता है हाई कोर्ट्स का जो रिट जुरिस्डिक्शन है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन से वाइडर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो केवल पार्ट 3 तक ही कन्फाइन है, वहीं हाई कोर्ट एनी अदर पर्पस तक भी इंक्लूड कर लेता है अपने डोमेन में, दूसरे पर्पस को भी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोस्तों। दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 30 क्लोज 2। देखिए नेगेटिव सी बात आ गई, डेरोगेट। क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, चाहे आपको ये आर्टिकल याद हो या नहीं हो, भाई हाई कोर्ट डेरोगेट करेगा सुप्रीम कोर्ट की पावर को? देखिए कितनी मतलब वेग स्टेटमेंट है, मजाक बनाएगा, मजाक बनाया है भाई। सुप्रीम कोर्ट की पावर को डेरोगेट हाई कोर्ट कैसे कर सकता है? तो ये बात गलत होगी, और गलत ही हमसे पूछा है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो सी स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए कैसे। तो अब अगला एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, ये पूछा है, यानी गलत कथन पूछा हुआ है हमसे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बीइंग आस्क्ड टू अस। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है ये प्रेसिडेंट में वेस्टेड है। यस, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कन्फर फंक्शंस ऑन अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट है वो एक लॉ पास करके क्या अपने फंक्शंस किसी दूसरी अथॉरिटी को दे सकता है अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बिल्कुल दे सकता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटर डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस है। इंटर डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ से ना अपने अपने फंक्शंस किसी दूसरी अथॉरिटी को सौंप सकते हैं। तो जनरली ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए, जिसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और सारे मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। ये सही बात है? बताओ। प्रेसिडेंट, भाई प्रेसिडेंट को चुनते तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ही हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? नहीं, उसने एक गलती कर दी। उसने ऑल लिख दिया यहाँ पे। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट नहीं करते। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के, वो ही इलेक्ट करेंगे। ऑल में तो नॉमिनेटेड भी आ गए, लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इसलिए गलत स्टेटमेंट हमसे पूछी है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं हम। वैसे तो वो सही होगी, देखते हैं वैसे है क्या।
ए पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट shall be eligible for election to that office for the second term। बिल्कुल हाँ, इंडिया में ऐसा सच कोई रूल ही नहीं है, कोई 2 बार प्रेसिडेंट बन जाओ, 3 बार बन जाओ, बिल्कुल एलिजिबल है वो, इस चीज़ पे कोई रोक टोक ही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या सही था, सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, हमसे सवाल पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है हमसे। All executive actions of the government of India are taken in the name of President of India। Yes, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ही इंडिया के नाम पे ही लिए जाते हैं जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है भारत सरकार के, तो ये ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल उस पर्सन को जिसके पास क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की या हाई कोर्ट का जज बनने की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन वही है जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बनने की क्वालिफिकेशन है। अब सी स्टेटमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। देखिए हमने जितने भी अभी एमसीक्यू पहले सॉल्व किए हैं, 10 15 20 जो भी एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, उसमें मैंने एक बात बताई है कि जनरली नंबर से छेड़छाड़ करता है वो। तो देखिए यहाँ नंबर से ही छेड़छाड़ हुई है, वो 15% होगा। मैंने अभी आपको बताया था ना 91st CAA में, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये बात आ गई कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे ना, वो 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के जो टोटल मेंबर है ना, उनका 15% होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, लेकिन यहाँ 10% लिख दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और गलत ही हमसे पूछी है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्ट पर एज पर द एडवाइस टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के तहत काम करता है भारत का राष्ट्रपति। जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेंडर करती है उसी के हिसाब से तो वो एक्ट करता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो गलत पूछी थी तो सी आंसर हो गया। अब अगला एमसीक्यू देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इनमें से इंडियन फेडरलिज्म की विशेषता कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो कोर्ट्स होते हैं वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर को इंडियन फेडरलिज्म में। जी हाँ, ये बात तो सही है, वो कर सकते हैं, लेकिन पूछा है नोट, तो ये तो हमारे फेडरलिज्म का फीचर हो गया। फर्स्ट तो फीचर कौन सा नहीं है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। जी हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा, ये भी इंडियन फेडरलिज्म में स्पेसिफाइड है। सी, पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर केंद्र की और राज्यों की पावर भी स्पेसिफाइड है। जी हाँ, बिल्कुल है, स्पेसिफाइड है। फोर्थ, इंडियन फेडरलिज्म किसके ऊपर आधारित है, सेपरेशन ऑफ पावर पे। अब देखिए बहुत लोगों को लगेगा कि यार इंडिया में ना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी ये सब सेपरेट तो हैं, तो इंडियन फेडरलिज्म सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इंडियन फेडरलिज्म जो है वो फ्यूजन ऑफ पावर्स पे बेस्ड है, फ्यूजन ऑफ पावर्स पे, फ्यूजन ऑफ पावर्स पे आधारित है वो। क्योंकि इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है, इसलिए इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। इंडिया में फ्यूजन ऑफ पावर्स है, इसलिए इंडियन फेडरलिज्म क्या है, फ्यूजन ऑफ पावर्स डिस्प्ले करता है, और वो काशी फेडरल है। तो नोट पूछा गया था, तो ये फीचर नहीं है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। अगला एमसीक्यू देखते हैं फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ए सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक जो सेंसर मोशन है उसको मूव किया जा सकता है सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता है। जी हाँ, सेंसर मोशन को आप सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट लेके आ सकते हो, ये बात ठीक है। ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, उसको आप अकेले प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं लेके आ सकते। बिल्कुल ठीक बात है, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो
एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही लाया जाएगा, अकेले के अंदर नहीं लाया जाएगा। तो ये बात ठीक है कि कैन नॉट बी मूव्ड, तो ये बात भी ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो सेंसर मोशन है उसको आप एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव नहीं कर सकते। क्या ये बात ठीक है? बताइए आप। और फोर्थ देखते हैं, सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये बात भी ठीक है कि सेंसर मोशन को ना आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट मूव कर सकते हो। अब सेंसर मोशन के बारे में हमें जो बात ध्यान रखनी है ना, वो ये रखनी है कि इसको आप इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मूव कर सकते हो, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी मूव कर सकते हो, और सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी मूव कर सकते हो। लेकिन थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इसको आप एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया है, इसलिए सी स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा। सेंसर मोशन एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आ सकता है। तो देखिए, जहां कैन लिखना था वहां इसने कैन नॉट लिख के आपको द्विधा में डाल दिया। समझ पा रहे हैं आप? अब अगला एमसीक्यू देखते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी? देर आर मोर मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा देन लोकसभा इन द कमेटी। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसमें राज्यसभा से ज़्यादा सदस्य होते हैं लोकसभा के मुकाबले। तो क्या ये बात ठीक लग रही है? जी नहीं, ये बात गलत है। लोकसभा के होंगे उसमें 15 मेंबर और राज्यसभा के होंगे 7 मेंबर, ये फैक्ट याद रखिएगा आप। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने रिवर्स कर दिया, मोर मेंबर लोकसभा में होंगे, राज्यसभा में नहीं, इस कमेटी में। राज्यसभा में तो 7 ही, राज्यसभा से तो 7 ही होंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से उसने स्टेटमेंट को घुमा दिया, जो बात लोकसभा के लिए लिखनी थी वो राज्यसभा के लिए लिख दी। तो ये पकड़िए आपकी कैसे वो एग्जामिनर स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जी हाँ, जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का चेयरमैन होगा ना, उसको स्पीकर ऑफ लोकसभा ही अपॉइंट करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है, ये एकदम ठीक स्टेटमेंट है। तो देखिए, अब अगले एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। अगला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हम अपॉइंट करते हैं ना, उनको लेके सवाल आ गया है। तो ए स्टेटमेंट बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। देखते हैं क्या ये बात ठीक है या नहीं। अगले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे, कि जो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना, वो एडवाइस देगा और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो अब आप बताइए, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए प्रेसिडेंट की भूमिका है कहीं पे? नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमसे तो करेक्ट पूछी गई है, तो ये तो गलत होगी कन्फर्म ही। दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। अब देखिए, हो सकता है। देखते हैं, अब फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न। उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करता है हाई कोर्ट की एडवाइस पे, कंसर्न स्टेट की हाई कोर्ट की एडवाइस पे। तो ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है डिस्ट्रिक्ट जज में। अब क्लोज ऑप्शन हो गया ए और सी। और देखिए किस तरीके से जो क्लोज ऑप्शन था उसको फिर से ए नंबर पे रखा है पब्लिक सर्विस कमीशन ने, कि उनको अपॉइंट चीफ जस्टिस करेगा हाई कोर्ट का। अब लोग सोचेंगे यार इंडिया में जुडिशरी की ना हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट जुडिशरी आ जाती है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं। तो क्या पता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही अपॉइंट करता हो उसको, बट नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको अपॉइंट करता है गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द कंसर्न स्टेट। कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट से कंसल्ट करके गवर्नर अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि कैसे उसने क्लोज ऑप्शन ए पे रखा है। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो का बस यही मकसद था कि कुछ PYQ सोल्व करें, क्वेश्चंस की टेक्निकलिटीज़ को देखें, कहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया जाता है, और ये पहचानें कि कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके आसपास MCQ घूमते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द अगला लेक्चर भी लेके आएंगे हम PYQ का,
तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा चैनल आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मेरे चैनल के जरिए मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।